नमस्कार दोस्तों। अपने अंग्रेजी में टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। अपना एडजेक्टिव का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, अपने एडजेक्टिव में हम लोग अब तक जो बात कर चुके हैं, एक बार उसी चीज़ को हल्का सा रिवीजन, ताकि हमारी जो है कंटिन्यूटी बनी रहे और बाकी की क्लासेस से जो अपना रूटीन है वो जुड़ाव रहे। हम लोग एडजेक्टिव्स में जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारे चल रहा। हम अब तक ये बात कर चुके हैं कि आर्टिकल यानी कि जिन्हें हम ए एन या द कहते हैं, ये दो टाइप के हैं, और जिसमें से एक इनडेफिनिट होता है और एक डेफिनिट होता है। अनिश्चित में आता है ए और एन, डेफिनिट में आता है द। और यहाँ हम ये भी बात कर चुके थे कि आर्टिकल का आधार नाउन होता है और ए और एन के बाद सिर्फ सिंगुलर नाउन आ सकते हैं। द के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है। इनके अलावा हमने फिर बात की उसके बाद में कि ए और एन जो है ये दो आर्टिकल नहीं, एक ही आर्टिकल के अलग अलग रूप हैं। इनमें जो अंतर था वो सिर्फ साउंड के अकॉर्डिंग। हम बात कर चुके क्लास में कि एन का जो यूज है वो वोवल साउंड से पहले होता है, जो स्वर ध्वनियाँ होती है उनके पहले, और ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले यानी व्यंजन ध्वनियों के पहले। बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का उपयोग बिल्कुल समान है, सिर्फ ये जो है ध्वनियों का फर्क है, वो जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अपना जो टॉपिक शुरू कर सके थे कि रूल्स पढ़ना था हमें, नियमों की जहां बात चल रही थी। तो हम नियमों से पहले एक चीज हल्की सी फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि आर्टिकल्स का आधार अपना जो नाउन्स होते हैं वो है। तो नाउन आपको बार बार बता देता हूं ताकि आप लोग भूले नहीं इस चीज को कि नाउन तीन ही तरह के बताए हैं अपन ने। नाउन यानी नाम, कि या तो वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा और या फिर वो होगा अनकाउंटेबल यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती वो। जैसे आपने कहा सिंगुलर स्टूडेंट, या फिर आप कहते हो स्टूडेंट्स, या फिर आपने यहाँ कोई सब्जेक्ट ले लिया जैसे कोई भी अनकाउंटेबल, ज्ञान, नॉलेज। तो नाउन तीन ही तरह के हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये वो हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, उसमें एक वचन बहुवचन होता है, और ये वो हैं जिनको काउंट किया ही नहीं जा सकता। इसके पहले ही सिर्फ ए एन लिख सकते हैं, बाकी दा का यूज तो परिस्थितियों में तीनों के पहले किया जा सकता है। हम यहाँ तक हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट किया था हमने रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 को मैंने हल्का सा बता दिया था, उसी को समझाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं ताकि पिछली कक्षाओं से हमारा जुड़ाव बना रहे। इसलिए मैं 2 मिनट रिवीजन करवा देता हूँ। देखें, हम लोग फर्स्ट नियम की बात कर रहे थे कि जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अगर वो जनरल सेंस में है, सामान्य स्तर पर है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करना। और मैंने कहा था कि स्पेशल कंडीशन में है तो उनके पहले हम क्या लिखते, द। जनरल और स्पेशल कैसे, हम 4 सेंटेंसेस का डिस्कशन कर चुके थे, उसी के आगे उसी चीज को क्लियरिटी से अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस, कि गुलाब अच्छे होते हैं, और अगर यही सेंटेंस ऐसा हो
तो यहाँ देखें कि गुलाब अच्छे होते हैं और गुलाब जो आपके गार्डन में है वो सुंदर हैं। दो अलग अलग चीजें यहाँ आप देख रहे हैं। दोनों में ही जो रोजेज है ये कैसा नाउन है? प्लूरल। लेकिन दोनों को आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ रोजेज के बारे में सिर्फ एक जनरल बात की हुई है जो कॉमनली सभी की बात कर रहा। तो जब जनरल बात कर रहा कि गुलाब सुंदर होते हैं तो ये सभी रोजेज की बात कर रहा, तो जनरल सेंस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और रही बात नेक्स्ट सेंटेंस की कि रोजेज ये भी होने को तो प्लूरल है, लेकिन ये रोजेज यहाँ देखो आपको एक डिफाइन किया हुआ है कि उन रोजेज की बात कर रहा है जो आपके गार्डन में है वो सुंदर हैं। तो ये हो गए स्पेशल कुछ गुलाब है तो प्लूरल, तो यहाँ हम लिखते हैं दा का यूज। और भी हम लोग काफी ऐसे जो है सेंटेंसेस देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जैसे आप लिखते हैं तो एक तो ये सेंटेंस और एक इसी को थोड़ा चेंज करके लिखा हमने। देखिए ईमानदारी जो है ना ये नाउन ही है, वो भी ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी नाउन होता है बेटा। तो ऑनेस्टी ऑफ द पियोन इम्प्रेस्ड मी। तो दो सेंटेंस है, दोनों में अपना जो ऑनेस्टी, ईमानदारी जो नाम है, गुण का नाम है, गुण नहीं, गुण एडजेक्टिव होता है और गुण का नाम जो है वो नाउन होता है। तो ऑनेस्टी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जो गिना नहीं जा सकता। ईमानदारी का ईमानदारिया नहीं होता है। तो दोनों सेंटेंस को आप अच्छे से देखें कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इस स्थिति में यहाँ ईमानदारी के बारे में एक जनरल फैक्ट कही गई है, किसी स्पेशल कंडीशन की बात नहीं है। तो यहाँ आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। पर अगर सेकंड सेंटेंस यानी जो 7th है उसमें देखो कि ऑनेस्टी वैसे तो अनकाउंटेबल है, पर किसकी ऑनेस्टी? उस पियोन की, जो पियोन है कहीं का, उसकी ईमानदारी ने मुझे इम्प्रेस किया, मुझे प्रभावित किया। ये किसी विशेष स्थिति के लिए, तब इसके पहले हमने क्या लिखा? दा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी स्थितियों में यह जरूर ध्यान रखें कि प्लूरल और अनकाउंटेबल के पहले हमें एन के बारे में नहीं सोचना है। बाकी आर्टिकल्स तो रही बात, बाकी दा तो यूज होता भी है, नहीं भी होता, पर एन के बारे में इनके लिए नहीं सोचना है। इनके लिए मतलब किनके? जो प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारा ये पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे, उसी को अच्छे से समझाते हुए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नंबर 2 देखिए, डायरेक्शन नेम्स, दिशाओं के जो नाम हैं, दिशाओं के नाम का मेरा मतलब है जैसे आपने ईस्ट देखा, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इनकी बात में कर रहा कि डायरेक्शंस के लिए क्या पॉइंट है। हम पहला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, ये अपना सेकंड पॉइंट है। तो डायरेक्शंस के लिए आपको देखो अच्छे से सुने कि दिशा का नाम, तो इनके लिए आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यदि डायरेक्शंस के पहले प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन आप जानकारी नहीं रखते हो तो मैं बात कर रहा हूं इनकी, तब तो इनके पहले हमें क्या लिखना है? द।
अगर दिशाओं के डायरेक्शंस नेम्स के पहले प्रीपोजिशन हो तब तो आप इनके पहले दा लिखें। दूसरी स्थिति, अगर दिशा के डायरेक्शन के पहले प्रीपोजिशन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों को आप जो है सोच सकते हो कि डायरेक्शंस के पहले अगर प्रीपोजिशन है तब तो द, और दिशा के नाम के पहले अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगाना है, जैसे कि हम ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक तो ये सेंटेंस है, आगे देखिए, बर्ड्स यूजुअली फ्लाई इन विंटर। My house faces east. तो ये 4 सेंटेंस आप इजी वे में देख सकते हो। हमने यहां पॉइंट लिखा है कि अगर दिशा के नाम के पहले प्रेपोजिशन दिया है तब तो आप आर्टिकल दा लिख सकते हैं, पर अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो आर्टिकल के यूज की नीड नहीं है। देखिए एक बार चारों सेंटेंसेस को अच्छे से और आराम से पोज करके सोच सकते हैं इनके बारे में कि भाई अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ता या करता तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर पुट अप करना था। ठीक है, बात करते हैं इन चारों की। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस है कि अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो आप उस लेक को पाएंगे, झील को पाएंगे, यानी कि आपको झील दिख जाएगी। यहां नॉर्थ जो डायरेक्शन है इसके पहले प्रीपोजिशन टू है, और हमने कहा कि दिशा के पहले अगर प्रीपोजिशन है तब हमें लिखना है द, तो हम यहां लिखें द नॉर्थ। बात करते हैं अगले सेंटेंस की कि जो पक्षी हैं वो सामान्यतः नॉर्थ की साइड उड़ते हैं विंटर में। तो यहां पर ये डायरेक्शन दिशा का नाम तो है पर इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं है, सिर्फ वर्ब है, तो हमें यहां आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगला सेंटेंस आप देखते हो, माई हाउस फेसेस ईस्ट। यहां दिशा का नाम तो है पर इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं है, और नहीं है तो आर्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही देखिए अगले सेंटेंस में कि सन राइजेज इन स्पेस ईस्ट। यहां प्रीपोजिशन आया इन, इस वजह से हम यहां क्या लिखते हैं द ईस्ट। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लें कि दिशा के नाम के पहले प्रीपोजिशन है तब तो आप लोगों को आर्टिकल दा लिखना है, और नहीं है तो आर्टिकल दा की यूज नहीं करना है। इसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट और, अपना जो ये सेकंड पॉइंट चल रहा है इसी में देखें आप, हमने 4 सेंटेंस लिखे, थोड़ा सा सेंटेंस का पैटर्न वही दिशा की ही बात चल रही है। हम यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं।
देखिए दो सेंटेंस है, फर्स्ट है ही लिव्स इन वेस्ट बंगाल और जो सेकंड है आई लिव इन वेस्ट ऑफ बंगाल। हमने भी जस्ट दिशाओं की बात की कि दिशा के नाम के पहले अगर प्रीपोजिशन है तो दा लिखते हैं और नहीं है तो किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए बेटा थोड़ा सा मैटर चेंज है, यहाँ डायरेक्शन का नाम सिर्फ अकेला नहीं है, यहाँ देखिए दो स्थितियां। तो इसको भी आप सेकंड पॉइंट में ही आराम से नोट कर लेना कि जब भी हमें कोई दिशा का नाम दिया और उसके जस्ट नेक्स्ट अटैच किया हो प्लस जुड़ा हुआ हो किसी भी जगह का नाम, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपने कोई डायरेक्शन का नाम लिखा फिर बीच में अपना प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन वही ऑफ, इन, टू, और फिर उसके बाद आपको कोई जगह का नाम दिया हो, ऐसी स्थिति में जरूर हम किसका यूज कर सकते हैं, द। देखिए दोनों स्थितियां इन दोनों सेंटेंसेस के लिए है। पहले में देखो डायरेक्शन का नाम है और उसके साथ जगह का, बंगाल का नाम बिल्कुल अटैच है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रीपोजिशन ये आर्टिकल जो है वो नहीं लगाना है। पर अगर नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखो कि वेस्ट ये डायरेक्शन का नाम है, फिर अपना प्रीपोजिशन आ रहा है और फिर कोई जगह का नाम, मतलब जुड़ा हुआ नहीं अलग अलग है, तो इस स्थिति में हमको क्या यूज करना, द। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इससे रिलेटेड जो ये ध्रुव आप बोलते हो, नॉर्थ पोल कहते हैं, या आपने कभी साउथ पोल की बात की हो, ध्रुव आपने सुनोगे तो इनके पहले तो वैसे भी यूजुअली दा लिखते ही हैं, ये कोई अलग स्थिति। तो क्षेत्र का कोई एरिया का नाम हो तब ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी दिशाओं की स्थिति में बता चुका हूं। बाकी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पहले हमेशा हम लोग जो है दा लिखते हैं। यहाँ तक हमारे जो हैं दो पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट ये कि जितने भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन है उनके पहले सामान्य अर्थ में कोई आर्टिकल नहीं आता। विशेष कंडीशन की बात करते हैं, विशेष स्थितियों में बात करें तो उनके पहले हम लोग दा लिखते हैं। और दूसरा पॉइंट कि दिशा के नाम के पहले अगर प्रीपोजिशन है तब तो दा लिख देते हैं और नहीं है तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। इसी में कंसेप्ट और बताया मैंने कि अगर दिशा के नाम के साथ जगह का नाम जुड़ा हुआ है तो आर्टिकल नहीं आएगा और अलग अलग है तो फिर हम आर्टिकल दा लिखते हैं। तो यहां तक हमारे दो पॉइंट हो चुके हैं। आराम से एक एक कंसेप्ट को आप, हो सकता है कुछ पॉइंट्स ज्यादा हो गिनती में, पर इतना जरूर है कि हर एक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक उस टॉपिक को पूरा नहीं माना जाता है। आगे चलें। पॉइंट नंबर 3, एक एक चीज जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए थर्ड पॉइंट, अपने इंग्लिश में एक शब्द है स्पेस। स्पेस के दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। कभी कभी स्पेस का मीनिंग निकलता है कोई स्थान या जगह। ये तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वहां स्पेस का क्या अर्थ है। अभी हम पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं आराम से। और कभी कभी जो है स्पेस का जो सेंटेंस में मीनिंग निकलता है वो रहता है अंतरिक्ष, या आप और किस नाम से कह सकते हैं, आसमान। ये दोनों स्थितियां हैं। तो आपको देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में स्पेस शब्द लिखा है और उसका अर्थ निकल रहा है स्थान या जगह, तो उस स्थिति में तो उसके पहले हमें क्या लिखना है, आर्टिकल द। पर अगर किसी सेंटेंस में आपने स्पेस लिखा है, स्पेस वर्ड लिखा है, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चला कि वहां उसका अर्थ क्या है, अंतरिक्ष या आसमान, ठीक है,
तो अगर अंतरिक्ष या आसमान है तो ऐसी स्थिति में हमें उसके पहले किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर आप ध्यान रखें, इसी से मिलते जुलते कुछ शब्द और भी हैं। आपने सुना होगा कभी ये वर्ड यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इसके पहले आप हमेशा ही क्या लिखते हैं? दा लिखते हैं। एक और वर्ड आप जैसे नॉर्मली काम में लेते हैं स्काई, तब भी हम क्या लिखते? दा। एक और वर्ड आप कभी कभी सुनते हैं वर्ल्ड, तब भी आप क्या लेते हैं? दा। तो ये तो सिर्फ इन तीनों वर्ड्स की बात है, पर ये चीज किस पर लागू नहीं होती है? स्पेस पर। अच्छे से समझ लें मैंने जो कहा है कि स्पेस शब्द का यूज आप अंतरिक्ष के लिए करते हैं तब आर्टिकल नहीं आएगा। बाकी अगर सेंटेंस में इन तीनों में से शब्द लिखा है तब तो वैसे भी दा लिखना है। फिर भी कंसेप्ट अभी सिर्फ लिखवाया है, अब बात करते हैं इसको अच्छे से समझने की। तो देखिए आपके सामने जो है 2 सेंटेंस लिखता हूं, तसल्ली से देखें और फिर सोचते हैं क्या होना चाहिए। आई ट्राइड टू park my car, but space was too small। एक तो सेंटेंस अपना ये है, दूसरा देखिए देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस। यहां 2 सेंटेंस लिखे हैं हमने, दोनों का आप तसल्ली से पढ़ लें। देखिए दोनों में स्पेस का अर्थ अलग अलग आ रहा। अब स्पेस का जैसा अर्थ है उसी के हिसाब से फिर वहां आर्टिकल डिसाइड होगा कि आर्टिकल कौन सा आना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस की आप बात करते हो, इसमें लिखा है मैंने कोशिश की पार्क करने की मेरी गाड़ी, लेकिन जो जगह थी, अंतरिक्ष नहीं, गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं? जगह पर। तो जो जगह थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी। तो पहले सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चला कि यहाँ स्पेस जो है वो आ रहा है किसी स्थान की बात करने के लिए या किसी जगह के लिए। और स्पेस का अगर यूज स्थान या जगह है तो हम उसके पहले क्या लिखें? द। पर अगर सेकंड सेंटेंस की आप बात करते हो कि लाखों, मिलियन वैसे 10 लाख को बोलते हैं, 1 मिलियन, तो लाखों करोड़ों तारे हैं यहां स्पेस में। इस सेंटेंस में स्पेस का क्या अर्थ निकल रहा आपके हिसाब से? यहां स्पेस का अर्थ निकल रहा है अंतरिक्ष या आसमान। और जब स्पेस का अर्थ निकले आसमान या अंतरिक्ष, ऐसी स्थिति में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। हाँ, बाकी अगर यही सेंटेंस होता, ही जो 2 नंबर है और इसमें स्पेस शब्द की जगह पर आप बाई चांस लिखते यूनिवर्स शब्द लिख देते, या आप स्काई शब्द लिख देते, या आप जो है वर्ल्ड लिख देते, तो इनके पहले तो वैसे भी हमने बताया कि क्या आता? द। ये कंडीशन तो सिर्फ किसके लिए? ये कंडीशन तो सिर्फ अपना स्पेस शब्द के लिए लागू होती है। बाकी इन तीनों शब्दों का इस शब्द से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ ये कह रहे कि स्पेस शब्द अगर अंतरिक्ष के अर्थ में आता है तो आर्टिकल नहीं लिखना है, और बाकी अगर स्पेस शब्द जगह के लिए आता है तो हमें द लिखना है। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हम लोग जो स्कूल स्तर में पढ़ते थे वो बहुत अलग मामला था, वहाँ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आते थे, लेकिन ये स्तर अलग है। तो यहाँ हर छोटी से छोटी बात बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए एक एक कंसेप्ट, भले ही नियम 2-4 आपको थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, पर इतना ज़रूर है कि सारे पॉइंट्स जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो फिर जब किसी भी पुराने प्रश्न पत्र का कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ा ठीक महसूस होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगे हैं। हम यहाँ 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य सेंस में कोई आर्टिकल नहीं आता, विशेष अर्थों में द आता है। दूसरा, दिशाओं के नाम के पहले प्रीपोजिशन है तो द, नहीं तो कुछ नहीं। तीसरा, स्पेस शब्द अगर जगह के लिए आता है तो द,
और स्पेस शब्द अगर अंतरिक्ष के लिए आ रहा है तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ये हमारा था थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं आगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। देखिए पॉइंट नंबर 4, कंसेप्ट को अच्छे से आप अपनी नोटबुक में 1 बाय 1 करके डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि बाद में कभी आपको तो पूरा वीडियो भी नहीं देखना हो तो कम से कम एक बार नोट्स रिवाइज कर लें। तो इसी वजह से सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके आप जो है लिखते जाएं। अब बात करते हैं, देखिए फोर्थ नंबर में हम बात करते हैं, देखिए ये कुछ जगहों के नाम हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मार्केट, बेड, हॉस्पिटल, जेल को अंग्रेजी में हम लोग जो है प्रिजन, इसको सही से लिख देते हैं वापस। जेल वर्ड को अंग्रेजी में हम लोग प्रिजन भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे सामने ये कुछ शब्द लिखे हैं। इनमें अगर बात करें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो संबंध है वो है पढ़ने और पढ़ाने से। चर्च, टेम्पल अपना जो आध्यात्मिक कार्य है उसके लिए। मार्केट किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए। बेड हमारे सोने के लिए। हॉस्पिटल का मतलब इलाज करना या करवाना। जेल या प्रिजन कह दो, जेल का मतलब भी वही है, कैद या प्रिजन का भी वही बात है, तो वो बना है कैदियों के लिए, अपराधियों के लिए। तो ये सब जितनी भी जगहें आपके सामने लिखी हुई है, इन सब का कोई ना कोई एक पर्पस है इनके निर्माण के पीछे। तो हमें क्या ध्यान रखना है वो सुने कि अगर कोई सेंटेंस में पढ़कर आपको पता चला कि इन जगहों का उपयोग इनके ही मौलिक उद्देश्य के लिए, इनके ही मेन पर्पस जो मुख्य उद्देश्य के लिए बने उसी काम से रिलेटेड हो रहा है, तब तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अदर काम की बात करता हो, अदर पर्पस के लिए यूज हो रहे हो, उस स्थिति में इनके पहले द आता। पहले हम थोड़ा सा इशारे में लिख भी लेते हैं। अगर इन सब जगहों की बात करें हम लोग, सबका अपना अपना एक मेन पर्पस है। अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको लगता है कि इन सब का यूज इनके मेन पर्पस के लिए हो रहा, मुख्य उद्देश्य जिसको कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके पहले हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मेन पर्पस मतलब आप ये कह सकते हो मुख्य इनका जो उद्देश्य है, अगर उसके लिए हो ये, तो उसके लिए है इनका यूज, तब तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अदर पर्पस है, अदर पर्पस का मेरा मतलब है अदर कोई ड्यूटी की बात करे, अन्य कार्य के लिए, अन्य उद्देश्य के लिए अगर ये यूज हो रहे हैं, तब इनसे पहले हम जरूर किसका काम में ले सकते हैं, द। देखो दोनों स्थितियां अच्छे से समझ लें आप लोग। और यहाँ एक चीज और बता दूं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा रहा जिसको पढ़कर आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये किस पर्पस के लिए आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज जाता हूं, तो कॉलेज जाने वाली जो बात है इसमें दिया नहीं है कि ये किस पर्पस से जा रहा है। तो अगर कहीं कोई पर्पस स्पष्ट नहीं है तो हम खुद ही ये समझ लेंगे कि वो इसलिए जा रहा होगा कि वो जिसका मुख्य उद्देश्य। आपने अगर इतना कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो ये अपने आप ही समझ में आने वाली बात है कि पढ़ने ही जाता होगा। तो अगर कभी पता भी ना चले कि किस उद्देश्य के लिए जा रहा है, तब भी हम यही मान के चलते हैं कि मुख्य उद्देश्य के लिए ही जा रहा होगा, और ऐसी स्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फिर भी एक बार ये तो हुआ अपना कंसेप्ट कि अगर इन सब जगहों का उपयोग इनके उद्देश्य के लिए ही हो, तब तो अपने को आर्टिकल नहीं लगाना है। और अगर इन सब का यूज अलग किसी कार्य के लिए हो, तब इनके पहले हम
दा लगाते हैं। दोनों स्थितियों को अच्छे से मैं जो है आपको बताने का कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल्स देखिए, अच्छे से तसल्ली से समझें। जब सेंटेंस लिखे जाए उस स्थिति में सबसे पहले खुद अपने मन से सोचें कि भाई हाँ, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए या मैं इसका आंसर क्या देता। फिर मैं जो उनको आंसर्स बताता हूं उससे आप मैच करें उस चीज को, तब जाके स्पष्टता आती है नियमों में। सिर्फ देख लेने से नियम नहीं समझ में आते। I went to church to see the stained glass। स्टेन्ड का मतलब धब्बेदार भी होता है और रंगीन कलरफुल भी होता है। दूसरा, I go to temple Delhi। तो देखिए, ये कुछ सेंटेंस हैं जिनके बारे में एक बार हम आराम से सोच सकते हैं। आप लोग तसल्ली से इनको जो है एक बार लिख लें और अपने हिसाब से सोचें कि कौन से सेंटेंस में मेरे अकॉर्डिंग कौन सा आंसर ज़्यादा बेहतर है। जब तक खुद ट्राई नहीं करते हैं तब तक सिर्फ देखते रहें, समझ में आना मुश्किल है। देखिए, हम आराम से देखें। हमने यहाँ 2 पॉइंट की बात की है कि अगर इन जगहों का यूज इनके मॉरल उद्देश्य के लिए, मुख्य उद्देश्य के लिए, तब तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, और अदर कोई पर्पस की बात है, उससे रिलेटेड मैटर है तो दा लगाते हैं। पहला सेंटेंस देखो, आई वेंट टू चर्च टू सी द स्टेन्ड ग्लास। मैं चर्च गया रंगीन शीशा देखने। तो यहाँ देखें, जो रीजन दिया हुआ है जाने का वो अलग है। अपने आध्यात्मिक काम के लिए नहीं गया, वो शीशा देखने गया, मतलब अलग उद्देश्य। और अदर ड्यूटी के लिए क्या लिखें चर्च के पहले? दा। दा लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख पाए। मैंने कहा मैं रोज मंदिर जाता हूं, तो मैं रोज मंदिर जाता हूं। यहां पर आपको ये नहीं दिया हुआ कि किस लिए जाता है, लेकिन जब नहीं दिया होता तो ये अंडरस्टूड कर लिया जाता है कि जिस काम के लिए बना है वो उसी के लिए जाता होगा। जैसे कि भाई रोज जाता है तो मंदिर में अपना आध्यात्मिक काम करने ही जाता होगा, यानी मेन उद्देश्य के लिए तो आर्टिकल की नीड नहीं है। बात करें अगले सेंटेंस की कि वह बेड पर सो रहा है। देखिए, सोने के लिए इन आता है, वो आगे प्रीपोजिशन की बात है, अभी इसमें ज्यादा रुचि लेने की जरूरत नहीं है। तो बेड पर सो रहा, और बेड का जो निर्माण है वो सोने के लिए ही हुआ है, तो हमें यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। बात करें अगले सेंटेंस की कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट ऑन बेड पर। तो बेड का जो मॉरल ड्यूटी है या जो मेन पर्पस है वो तो है सोना, तो इसने ब्रेकफास्ट लिया तो ये अदर ड्यूटी होगी बेटा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखें? ऑन द बेड। बात करते हैं आगे, अ वाउंडेड बॉय। वाउंडेड यानी होता है घायल,
वाउंडेड यानी घायल। तो एक घायल लड़के को भेजा गया, कहाँ भेजा गया? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल घायलों के लिए ही बना हुआ है, तो वो मेन पर्पस हो गया उसका। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का यहाँ जो सेंस है वो मॉरल पर्पस से रिलेटेड है। बात अगर करें आगे, सी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हर अंकल, वह हॉस्पिटल गई और किसको देखने या मिलने? अपने अंकल से। तो अगर आप खुद बीमार होते तब तो चलो मान लो मॉरल ड्यूटी, पर आप किसी परिवारजन से, स्वजन से मिलने जाते हैं तब ये अदर पर्पस हो गया। इस वजह से हमें यहाँ लिखना होगा द। सी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर अंकल। तो ये सारी चीजें ही हैं कि आप लोग इनका यूज किस संदर्भ में कर रहे हैं। आपने जैसे ये सेंटेंस लिखा होता कि मैंने गणित सीखी स्कूल में, तो यहाँ स्कूल के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल का जो मेन पर्पस वो कोई ना कोई चीज सिखाना है। पर आप अगर ये कहते कि मैं स्कूल मेरे अध्यापक से या मेरे बचपन के अध्यापक से मिलने गया, तो ये उद्देश्य थोड़ा हटकर है, और ऐसी स्थिति में हम लोग जो है दा लिखते हैं। तो देखें एक बार आराम से इन सबको अच्छे से सेंटेंसेस को नोट करते जाएं, और जब तक आप लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट नहीं करेंगे तब तक समझ में आना पॉसिबल नहीं है। हमारे अब तक जो है टोटल 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 4th पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 4th पॉइंट में कुछ ऐसे भी जगहों के नाम हैं जिनके लिए पर्पस मायने नहीं रखता, उनके पहले हम सामान्यतः दा लिखते ही हैं, तो वो भी 4th पॉइंट में ही हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये कुछ जगहें हैं, कुछ स्थानों के नाम, जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा हो सिनेमा, इसको पिक्चर्स भी कहते हैं वैसे, थिएटर, स्टेडियम, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम बोलते हैं ये जो अपना जहाँ सभागार टाइप का होता है, सभा आयोजित होती है जहाँ, ऑडिटोरियम एक बड़ा जो है हॉल टाइप का। तो देखिए सिनेमा, पिक्चर्स, थिएटर तो सिमिलर है, एक मिलते जुलते हैं। स्टेडियम जो किसी गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बना हो। ऑडिटोरियम हो गया। अभी वर्ड्स हैं कुछ, पहले उनको लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। म्यूजियम, जू, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट एटसेट्रा। तो देखिए ये कुछ जगहों के नाम हैं। सिनेमा, पिक्चर्स, थिएटर, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, म्यूजियम, जू, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट। हालांकि ये सब भी किसी ना किसी एक पर्पस के लिए बने हैं, फिर भी इनके पहले हम लोगों को जनरली दा ही लिखना होता है। इनके लिए आपको ये स्थिति देखने की जरूरत नहीं है कि वो किस पर्पस से काम में लिया जा रहा है। तो नॉर्मली इनके पहले जो है हम लोग दा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 सेंटेंस लिखें, टुनाइट, या हम लिखें आवर फैमिली। बारिश को थोड़ा वापस लिख देते हैं बेटा।
तो ये कोई भी हम काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ दे रहे हैं। वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, और ये है जू, तो इनके पहले तो हम यूजुअली जो है द लिखते हैं, जैसा कि हम यहाँ बात कर चुके हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, ये सारी चीज़ों की बात हम करते हैं। तो ये सारी स्थिति आप अच्छे से समझ लें। ये 4th पॉइंट ही चल रहा है अपना। इसी में एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसी में आगे 4th पॉइंट, कई कंसेप्ट होते हैं। 4th में ही देखिए, ये जो शब्द हैं, आपने बात की होम की, आपने कभी वर्ड देखा होगा वर्क, या फिर एक इससे सिमिलर वर्क और भी आता है बेटा, टाउन, या कभी एक वर्ड और लिया जाता है सी। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसी स्थितियां हैं जिनके पहले नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं है। हालांकि ज्यादा जरूरी अपने लिए ये दोनों वर्ड हैं। आप देखें सेंटेंस, तो ये जैसे मान लीजिए कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे कि ये कुछ वर्ड हैं। हमारा 4th पॉइंट ही चल रहा, कुछ कंसेप्चुअल जगहों की बातें चल रही कि किसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस देखना है या नहीं देखना है। तो अगर इनकी बात करते हैं तो इनके पहले यूजुअली आर्टिकल हम नहीं लिखते हैं। तो देखिए, जैसे होम है, यहाँ आर्टिकल की नीड नहीं है। वर्क है, यहाँ आर्टिकल की नीड नहीं है। ये वाला जो 3rd सेंटेंस है, इसकी जस्ट हमने अभी चर्चा की, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, सिनेमा, कि इनके पहले यूजुअली हम क्या लिखते हैं, दा लिखते हैं। तो ये खासकर ध्यान रखें कि ये जो शब्द हैं, इनके पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। बाकी ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, जू, सिनेमा, थिएटर, इन सब के पहले तो हम सामान्य आर्टिकल लिखते ही हैं। तो देखिए, अपने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे, अगली क्लास में करते हैं। और आप भी पॉइंट टू पॉइंट चलें, एक एक पॉइंट को 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल्स लिखते चलें। थोड़ा सा क्लियर नहीं होता तो वापस एक बार या तो देखने की कोशिश करें या एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करें, उसी से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसा कि अपना सभी क्लासेस में पार्ट वर्ड मीनिंग का चलता है कंटिन्यू, तो हम लोग जो है क्लास में वर्ड मीनिंग के तौर पे वर्ड मीनिंग 1 वर्ड याद कर रहे थे, कंटिन्यू, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक आप अगर ध्यान हो आप लोगों को, हम साइड के 15 वर्ड याद कर चुके हैं, थीस्ट के, थी के 5 वर्ड हो चुके हैं, और हमारा जो लास्ट पिछली क्लास में हमने जो स्टार्ट किए थे वर्ड क्रेसी और की से रिलेटेड वर्ड, ऐसे शब्द जिनके एंड में क्रेसी या की आता है और जिनका अर्थ होता है किसी ना किसी का शासन, जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो हमारे इनके 5 वर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी हम लोग जो हैं टोटल 25 1 वर्ड लर्न कर चुके हैं। 26 से हमें लिखना है।
तो ये लिख लीजिए आप आराम से कि टोटल हमारे 25 हो चुके थे लास्ट क्लास तक। अब उसके आगे के जितनी आप क्लास लेते हैं 1 बाय 1 करके, डे बाय डे करके जो है, इनको भी आप साथ के साथ पढ़ते चलें। देखिए, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मैं बता चुका था पिछली क्लास में कि क्रेसी या की का मतलब जो होता है वो किसी न किसी का शासन होता है। तो देखो, डेमो वर्ड जो है अपना, डेमो यूज होता है किसी न किसी पीपल, लोगों के अर्थ में। तो किसकी गवर्नमेंट? बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी आप हिंदी में जिसको कहते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, तो द गवर्नमेंट बाय पीपल, वो कहलाता है डेमोक्रेसी। इसके बाद लिखा हुआ एनार्की। एनार्की काफी यूजफुल टर्म भी हो सकता है। एनार्की वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, या फिर इसको कह सकते हैं लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का मतलब जहां पर कोई लॉ नहीं है, जहां पर कोई शासन नहीं है, या कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। अराजकता शब्द इसके लिए ज्यादा बेहतर है हिंदी में। अराजकता, जैसे आप कह सकते हैं कोई जहां पर व्यवस्था नहीं हो। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द और आता है, केओस, तो वो इसी के संदर्भ में आता है। तो अनार्की मतलब अराजकता, जब कोई शासन नहीं होता। बाईआरकी आपको पता होना चाहिए, बाई का मतलब होता है दो, ऑटो मतलब 1 और बाई मतलब 2। ऑटोक्रेसी मैंने कल बता दिया था पिछली क्लास में कि एक व्यक्ति का शासन, बाई मतलब 2। तो अपन ये कह सकते हैं द गवर्नमेंट बाई 2 पीपल भी हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं द्वैध शासन। द्वैध का मतलब जब डबल टाइप से, दो तरीकों से जो है शासन किया जाता है, दो अलग अलग भागों द्वारा, या दो अलग अलग पार्टीज द्वारा, या दो अलग अलग परिवारों द्वारा। मोनार्की, ये मोनोक्रेसी भी कहलाता है, अलग अलग जगह मोनोक्रेसी भी कहा गया है, पर दोनों का सिमिलर मीनिंग है। मोनार्की किसी राजा का शासन, या रानी जो भी गद्दी पर रहा हो, राजतंत्र किसी राजा या रानी का शासन जो है वो राजतंत्र, मोनार्की कहलाता है। इसके बाद लिखा हुआ ओलिगार्की। ओलिगार्की देखिए होता क्या है, द गवर्नमेंट बाय सम पावरफुल पीपल, कुछ शक्तिशाली लोगों का शासन। तो हम लोगों ने देखो यहाँ वर्ड देखे हैं अलग अलग। डेमोक्रेसी लोगों का शासन, उसके बाद में एनार्की अराजकता, बायार्की द्वैध शासन, या दो स्थितियों का शासन भी कह सकते हैं इसको, बायार्की को, या दो लोगों का शासन भी कह सकते हैं। मोनार्की लिखा हुआ है। मोनार्की का मतलब होता है जब किसी राजा या रानी का शासन होता है। और उसके बाद लिखा हुआ ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ पावरफुल, या कह सकते हैं इसको एक छोटे ग्रुप का शासन, अल्पतंत्र भी इसको कह सकते हैं। कभी कभी इसको किसी किसी बुक्स में जो है इसका सिमिलर भी बताया गया है। जो आप पहले एक वर्ड पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एरिस्टोक्रेसी, ये उसके सिमिलर भी जो है बताया गया है। तो इस तरह से ये वन वर्ड हमारे जो है टोटल 30 हो चुके हैं। देखिए, रूट वर्ड्स से याद करना बहुत आसान रहता है, तो इस ये पढ़ लिया। इसके अलावा आगे हम और भी कुछ साथ में वर्ड मीनिंग चला रहे, जिसके में से एक अपना चल रहा कंटिन्यू ग्लोसरी का। तो ग्लोसरी देखिए, हमारी ग्लोसरी भी संख्या अपनी टोटल 25 हो चुकी है। उसके आगे से कंटिन्यू करना है। आप लोग भी इनको अलग अलग जगह लिखें, ठीक है? लिखें भैया। ऑटोनॉमस, ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं, ये सब कार्यालय पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आप लोग इनको जो है कंटिन्यू पढ़ते जाएं।
ये। तो देखो ये चारों, ये 5 वर्ड हो गए अपने टोटल, 5 ये हैं। इससे पहले भी हम लोग हर क्लास में 1 बाय 1 करके आप अपना जो क्रम है वो आगे से आगे चलाते जाएं। जैसे हमारे 25 हो चुके हैं तो ये आज 30 हो जाएंगे। इनका देखो, ऑटोनॉमस, ये एक जैसे कोई डिपार्टमेंट है वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि वो खुद इंडिपेंडेंट है। स्वायत्त एक शब्द होता है, आपने कभी ध्यान दिया हो? स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब क्या होता है? जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, अपने खुद का एक सिस्टम होता है, ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक वैसे ही ओटो जो खुद का शासन, किसी और का जो अधिकार नहीं होता है। बात करें बैलेट की, बैलेट देखिए एक वर्ड आता है हिंदी में मतपत्र। मतपत्र, जैसे आपने कभी चुनाव देखे होंगे तो चुनाव में क्या होता है, जैसे कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो कई कैंडिडेट खड़े होते हैं तो सबको फिर जो अपना सिस्टम होता है, वो मशीन वगैरह जिसको भी आपको बोलते हैं, उसमें सबको अलग अलग नंबर देते हैं कि उस नंबर पे ये है, उस नंबर पे ये। तो वो जो नंबर देते हैं, या एक बैलेट इशू किया जाता है, बैलेट नंबर 2, बैलेट नंबर 4, बैलेट नंबर 1, तो वो मतपत्र, वोटिंग से रिलेटेड वर्ड है। सीज फायर, देखिए फायर का वैसे तो मीनिंग होता है आग, और सीज का मतलब होता है रोक देना। आग रोक देने का क्या मतलब? तो यहां पर ये है युद्ध विराम। युद्ध विराम से मेरा मतलब है कि जब युद्ध हो रहा हो उसको अगर आप रोक देते हैं तो वो युद्ध विराम, सीज फायर जैसा कहलाता है। डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन क्या कहलाता है? प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति का क्या मतलब होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है तो उसको कुछ समय के लिए व्यवस्थार्थ कहीं और भेज दिया जाता है। डेपुटेशन का मतलब पहले से नियुक्ति तो है उसकी, यानी कार्मिक तो वो है, बस उसको व्यवस्था के लिए कहीं और भेज दिया जाता है दूसरे विभाग में। जैसे शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा प्रतिनियुक्तियाँ चलती रहती है कि किसी विद्यालय में मान लो एक ही स्टाफ है स्कूल में, और वो अगर छुट्टी पे चला जाता है तो पास की जो स्कूल है जिसमें स्टाफ ज़्यादा है वहाँ से किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है व्यवस्था के लिए। इसको डेपुटेशन कहते हैं, प्रतिनियुक्ति। आगे लिखा है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट का देखिए, मनी का मतलब तो आप समझ गए धन। अर्नेस्ट मनी, इसके आप इस शब्द को देखें एक बार, आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अग्रिम धन भी होता है इसका अर्थ। एक शब्द और भी इसका प्रचलित है, आप ध्यान दें, अग्रिम धन या बयाना राशि। अग्रिम धन का मतलब क्या है कि आप कहते हैं जैसे एडवांस पैसा दिया किसी चीज का, तो वो एडवांस पैसा दिया है वो इसका अग्रिम धन कहलाता है। एडवांस पैसा भी कह सकते हैं या फिर इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद में ये हमारा जो है ग्लोसरी वाला पार्ट, 1 वर्ड हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा हम एक चीज और भी लिख रहे थे और वो था अपना कंफ्यूजेबल वर्ड। कंफ्यूजेबल वर्ड, तो लिखें आप एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक अपना स्टेशनरी। स्टेशनरी एक हम लिख लेते हैं गुड और वेल। तो देखिए ये 3 अपने अलग अलग कैटेगरी है। हम लोग वर्ड मीनिंग में 3 पार्ट अभी स्टार्ट किया है। जल्दी ही हम लोग जो हमारा एक ही पार्ट बचा हुआ है और वो बचा हुआ है हमारा एंटोनिम सिनोनिम का, यानी विलोम शब्द या पर्यायवाची का, वो भी जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं हम लोग। साइट,
देखिए साइट का मतलब होता है एक तरीके से वर्णन करना, व्याख्या करना, टू मेंशन भी कह सकते हैं, कोई चीज को एक्सप्लेन करना, या कोई व्यक्ति कोई बात को कहता है, साइट करना। ये साइट लिखा हुआ है, हम लोग कभी एक अंग्रेजी में एक शब्द और भी आपने देखा होगा, विजन, जिसका मतलब होता है हमारी दृष्टि, देखने की क्षमता। भाई जैसे हम लोग जिनकी बहुत ज़्यादा मोबाइल का या स्क्रीन का काम रहता है, उसकी आई साइट वीक हो जाती है, आँख को देखने की जो क्षमता होती है उसको दृष्टि बोलते हैं। किसी किसी की आई साइट वीक रहती है तो उसको फिर गूगल चश्मे वगैरह ये जो लगाने होते हैं लेंसेज। तो साइट मतलब दृष्टि, यानी देखने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं साइट। ये वाला जो साइट है इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कोई कार्यस्थल या निर्माण स्थल, ऐसी कोई चीज जहाँ या तो कोई काम चल रहा, कोई बिल्डिंग भवन का निर्माण, जैसे अपन सुबह सुबह मजदूर जो होते हैं वो साइट पर जाते हैं, अपने कार्य पर मजदूरी पर जाते हैं, कोई निर्माण स्थल चल रहा हो, कोई कार्य चल रहा हो, उसको साइट। ये अभी जस्ट पूछा हुआ प्रश्न है इसी का। स्टेशनरी और स्टेशनरी, यहाँ देखो ई है और यहाँ ए, ये स्टेशनरी, इसका मतलब तो हमारे जो ये पेन, कॉपी, पेंसिल जो हैं, जिनको हम कहते हैं लेखन सामग्री, वो तो स्टेशनरी ये है। और नीचे वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है कोई चीज जो जिसमें हलचल नहीं हो, बिल्कुल स्थिर, गतिहीन। स्टिल शब्द भी इसके लिए आता है, बिल्कुल स्थिर या गतिहीन, इमूवेबल जिसको हम कहते हैं। तो आप पेन, कॉपी, पेंसिल की दुकान वाले स्टेशनरी की बात करें तो फिर ये है। और बाकी कोई किसी के लिए कोई शब्द लेना हो कि ये स्थिर है, गतिहीन है, बिल्कुल गति नहीं करता है, उसके लिए ये शब्द है। फिर बात करें गुड और वेल, देखिए दोनों का जो मीनिंग है हिंदी में तो सेम है दोनों। गुड का मतलब भी अच्छा और वेल का मतलब भी अच्छा, लेकिन दोनों में एक जो माइनर फर्क है वो ये है कि दोनों शब्दों के जो परिवार हैं वो अलग अलग हैं। गुड जो बिलोंग करता है वो मोस्ट प्रोबेबली एडजेक्टिव वाले परिवार से बिलोंग करता है, और वेल जो करता है वो एडवर्ब फैमिली से, क्रिया विशेषण से बिलोंग करता है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? मीनिंग तो सेम है, पर जहां सेंटेंस में उपयोग, यूज किसके लिए है वो, जैसे मान लीजिए मैं इसको 2 सेंटेंसेस से समझा देता हूं, बहुत इजी टाइप के सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। मैंने लिखा है, मान ले दो सेंटेंस, सचिन इज और सचिन प्लेज, कि सचिन अच्छा है तब हमें क्या लिखना है, और सचिन खेलता अच्छा है तब हमें क्या लिखना है। तो देखें, सचिन अच्छा है तो सचिन जो है वो नाउन है, यानी नाम है, और नाउन के लिए आने वाले एडजेक्टिव, तो यहाँ तो हम लिखेंगे सचिन इज गुड। और सचिन खेलता, खेलता खेलना वर्ब है, वर्ब के लिए कौन आता? एडवर्ब। एडवर्ब यानी यहाँ अपन क्या लिखें? सचिन प्लेज वेल। दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, आप आराम से इनको पोज करके इनके मीनिंग्स को देखें। आप भी चाहें तो इनके रिसर्च करके, पिछले पेपर्स की स्टडी करके आप इनके अच्छे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए सारा काम आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इनको अच्छे से लिख लें आप लोग। और आर्टिकल्स में जैसे 4 पॉइंट हो चुके हैं अपने, तो 4 पॉइंट तक एक बार वापस आप रिवीजन करें। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।